हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री क्लासेस में। यहाँ आज हम केमिकल कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री चल रही है, सेकेंड यूनिट, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमको। फर्स्ट लेक्चर इसका आपको कल मिल गया था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बात किए थे। जो अवस्था होती है साम्यावस्था, ये क्या होता है, कब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है रिएक्शन में। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में। इस पे शॉर्ट नोट एक पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स तो 100% आप ये श्योर ही हो जाइए कि एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल इस पे जरूर मिलेंगे। और अच्छी बात ये है कि न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान आते हैं। और दूसरी बात, अगर न्यूमेरिकल्स आप सही करेक्ट करके आते हो तो आपको पूरे नंबर भी इसके मिल जाते हैं। वह थ्योरी वाले में कटने के चांसेस हैं। अगर न्यूमेरिकल आप पूरा सही किए हो, पूरा प्रोसेस सही है, तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसको समझते हैं हम। जैसे कि आपको पता है इक्विलिब्रियम जो है ये किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही स्टेब्लिश हो पाता है। अगर एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम की हम बात ही नहीं करते वहाँ। जब दोनों ओर हो रही होती है, जैसे कि एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी वापस से कन्वर्ट हो रहा है ए में, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को, इसमें मतलब इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो जब हम इसके लिए रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेट। तो किस तरीके से लिखेंगे? ये जो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका कुछ रेट होगा के एफ, जिसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। और बी से ए कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं के बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसको किस तरीके से हम लिखते हैं? तो लिखेंगे, जो रेट होता है हमारा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रेट, अभी तक भाई जो हम पढ़े हैं केमिकल काइनेटिक्स में, कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जब हम रेट लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, एक रेट कांस्टेंट आएगा जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, जो कि होगा के एफ, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब अच्छे से समझिए, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? ऊपर वाली, जो ए से बी में जा रही है। अब पहली वाली रिएक्शन जो फॉरवर्ड है, उसके लिए रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट है ए, और प्रोडक्ट कौन सा कन्वर्ट हो रहा है? बी में। ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है बी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम ए के लेंगे, जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है। इसी तरीके से हम लिखते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी। अब जो के बी है बैकवर्ड रिएक्शन, इसके लिए रिएक्टेंट कौन है? ये रिएक्शन बी से ए जा रही है, तो रिएक्टेंट बी हुआ और प्रोडक्ट ए हुआ। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन बी की लिखते हैं। ठीक, ये जो आपका है आर एफ, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और आर बी है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, इस तरीके से लिखिए। अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम पे रेट दोनों बराबर होती है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। भाई यही तो होता है इक्विलिब्रियम पे। क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? जो ए का बी में कन्वर्जन है और बी का ए में कन्वर्जन, इन दोनों का रेट सेम हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन। तो ये बराबर हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना है? के एफ, और कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बी, और बी की कंसंट्रेशन। ये वैल्यू पुट किया।
अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे इसका पलटी पलटा वाला काम जानते ही हो, के बी को इधर लेके आइए और ए को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा के एफ बाई के बी। इस के बी को इधर ले आइए, ए को उधर ले जाओगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा आपका। अब ये जो है ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी और ए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम पे आया है। इक्विलिब्रियम पे एक रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है। अब इसको एक नया कांस्टेंट दे देते हैं हम, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या है कि ये जो ओवरऑल क्या आया है इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अब इसके लिए डिफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है यही से हम बना लेते हैं क्या डिफिनेशन। तो पहले इसीलिए मैंने डिफिनेशन नहीं बताया था। ये डेरिवेशन जो हुआ है आसान से डेरिवेशन है, करोगे आपको डिफिनेशन यही से मिल जाएगी। डिफिनेशन में लिखेंगे आप द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज equal to the ratio of rate of forward reaction and rate of backward reaction। ठीक, तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो के बराबर होता है। इस तरीके से आप इसकी डिफिनेशन लिखोगे। ठीक, तो एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। कोई भी एक रिएक्शन है, ए से बी जा रही है, बी से ए, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। तो ऊपर जो रेट कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है, नीचे वाला के बी बैकवर्ड रिएक्शन का है। रेट हमेशा आप पढ़ते आए हो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। वही हमने यहाँ पे किया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाले, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाले। अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे दोनों जो रेट है ये बराबर होंगी, तो उसको हम इक्वेट कर दिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब उन दोनों की वैल्यू पुट कर दिए, फिर क्या किए हैं, इसको अरेंज किए हैं केवल यहाँ पे। भाई एक एक टाइप के एक और कर लिए, कंसंट्रेशन टर्म दोनों एक और जो रेट कांस्टेंट है उन दोनों को एक और कर लिए। फिर ये जो के एफ बाई के बी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि हम एट इक्विलिब्रियम देखे हैं, ये जो हम प्रोसेस किए हैं दोनों को इक्वेट किए हैं, मतलब हम इक्विलिब्रियम पे। तो ये जो कांस्टेंट है क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय रिएक्शन, तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आप पूरा नोट करेंगे, क्योंकि साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ों को नोट करिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आज इसमें हम इसी लेक्चर में आपको करवाने वाले हैं। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब बात आती है कि रेट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ज्यादा अगर बुद्धि लगाओ गलत हो जाएगा इसमें। गलत क्या हो जाएगा जो बता रहे हैं।
जैसे कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था के इक्विलिब्रियम, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन और फर्दर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओगे तो जो इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट है वो भी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर एंड बैलेंस रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर एंड बैलेंस रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक, 2 NH3 मोल बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मान लीजिए कि आपका K है, ठीक। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज डबल, N2 की कंसंट्रेशन हम डबल कर दी, तब बताना है आपका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अगर हम N2 की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/4 टाइम्स ऑफ K, जो K पुराना वाला था उसका 1/4 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ K। थर्ड ऑप्शन है 4 टाइम्स ऑफ K, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 1/2 टाइम्स ऑफ K। तो इसको आप लोग जल्दी से सोल्व करिए और बताइए, दिमाग लगाइए। When concentration of N2 is double, then new equilibrium constant is, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ K, या फिर 2 टाइम्स ऑफ K, 4 टाइम्स ऑफ K, या हाफ टाइम्स ऑफ K। एक और इसमें ऑप्शन दे दूं, रिमेन सेम, या फिर सेम होगा, जल्दी से बताइए। तो बहुत लोगों ने इसमें 2 टाइम्स कर दिया होगा क्योंकि सोच रहे हैं भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ लोग हाफ किए होंगे क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ है। अब N2 क्या है? रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? N2, प्रोडक्ट अमोनिया। तो आप सोच रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो जब ये रिएक्टेंट डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, यही सोच रहे होंगे ना। और बहुत लोग हाफ भी टिक किए होंगे, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक, ये सेम रहेगा। आप कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करिए लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलने वाला है। यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, लेकिन रिएक्शन कांस्टेंट नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है। कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। रिएक्शन कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कब बदलता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब आप टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तब रेट कांस्टेंट चेंज होगा, जो कि हम अर्हेनियस इक्वेशन से पढ़े थे,
ठीक है, अरहेनियस इक्वेशन पढ़ चुके हो ना आप। अरहेनियस इक्वेशन पढ़े थे आप। अरहेनियस इक्वेशन से क्या बताए थे आपको, टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी होती है रिएक्शन पे, वही तो बताए थे कि रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर चेंज होने पर ही चेंज होता है। कंसंट्रेशन आप कितना भी चेंज करो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन कांस्टेंट होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा कंसंट्रेशन बदलने पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, और दूसरा आपका बैलेंस रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहने का मतलब, इसको आप डबल किए थे कंसंट्रेशन तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि NH3 के आगे 2 लगा है तो ये इसका कोफिशिएंट है। ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब आप चेंज करोगे अगर तो चेंज हो जाएगा। अगर इस कोफिशिएंट को आप चेंज करें या फिर टेम्परेचर को चेंज करें तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप कॉपी अपनी खोल के देखोगे इस क्वेश्चन को तो ये बात जरूर याद हो जाएगी कि कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करने पे, डबल करने पे हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सेम ही रहेगा, जो पुराना होगा वही रहेगा के। ठीक, उसमें बदलने वाला कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं किस तरीके से सोल्व होंगे, उसके लिए 4 रूल हैं। वो चारों रूल आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें टोटल 4 रूल है। वो 4 रूल्स अगर आप याद कर लिए तो समझ लीजिए आप कि आपका एक एक न्यूमेरिकल्स सोल्व हो जाएगा। ठीक, पहला रूल नंबर फर्स्ट, मतलब अगर हम रिएक्शन को n से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। जैसे कि एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन ले लेते हैं N2 प्लस 3H2, ये बना रहा है 2NH3। इसको हम n से मल्टीप्लाई कर दिए, तब ये क्या हो जाएगा, NN2 प्लस N3H2, और इधर क्या हो जाएगा 2NH3, यहाँ भी n रहेगा ना, N2NH3। इस तरीके से होगा भाई, ऐसे ही तो होगा। या मान लीजिए, हाँ, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो था K1, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी रिएक्शन दी होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि इसको हमने n से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस रिएक्शन के लिए, वो K1 की पावर स्मॉल n हो जाएगा, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में लग जाता है। समझ में आई बात, अच्छे से समझ में आई। n से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी पावर n हो जाएगी। इसका रूल सेकंड रूल है, अगर हम n से डिवाइड कर दें, मतलब 1/n कर दें, ठीक, रिएक्शन को n से डिवाइड करने पर, ठीक, असल में ये रूल एक ही है, समझने का फर्क है बस। जैसे कि मान लीजिए हम इस तरीके से कर दिए 1/n, n से डिवाइड कर दिए, प्लस 1/n 3H2, और ये बना रहा है 1/n 2NH3। अब इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, ये पूछा गया है। पहले ये रिएक्शन दी गई, अब बताया गया कि n से डिवाइड किया गया है रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर दिया गया, तो अब क्या होगा। तो भाई या तो आप
कहो कि n से डिवाइड कर दिए या बोलो 1/n से मल्टीप्लाई कर दिए। भाई देखो 1/n से मल्टीप्लाई भी तो बोल सकते हो। तो वही बात मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हो, जिससे मल्टीप्लाई करते हो वही उसकी पावर चढ़ा देते हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका सीधा k1 की पावर 1/n। ठीक, ये बात याद रखना है। सेकंड रूल क्या है इसमें, थर्ड रूल नंबर 3, अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि मान लो A से B बन रहा था, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वो था आपका K1, और इस रिएक्शन को हम उल्टा कर दिए, B से A कर दिए, तब क्या होगा। तो जब आप रिएक्शन को उल्टा करोगे तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। कहने का मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट न्यू होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होगा 1/K1। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो अलग ही लेवल की है, समझ रहे हो। ये रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उल्टा करने पे जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/K1 हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। तो इसको नोट करिए, तब तक हम देख लेते हैं कि शूटिंग कैसी चल रही है। बढ़िया दिख रहा है आपको या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, दिख तो रहा है सही से। ठीक है, फोर्थ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में है, अगर दो रिएक्शन को हम आपस में जोड़ दें तब क्या होगा। टोटल यहीं से भाई न्यूमेरिकल आपके आएंगे, सभी जो रिएक्शंस हैं इसी में हेर फेर करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की वैल्यू भी दी रखी होती है या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ही ज़्यादातर पूछते हैं। रूल नंबर 4 है आपका, रूल नंबर 4, जैसे कि वो एक रिएक्शन है ए से बी हो रही है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं ना मार्कर में, सही से चल नहीं रहा। ए से बी और एक रिएक्शन है जो सी से डी हो रही है। ठीक, दो रिएक्शंस हैं, इनको आपस में अगर जोड़ दिया जाए, ठीक, मान लीजिए आप इसका रेट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो है K1 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए आपस में तो जोड़ोगे तो हो जाएगा A + C और इधर हो जाएगा B + D। तो इस नई रिएक्शन के लिए जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। तो जब हम जोड़ते हैं इनको, जब दो रिएक्शंस को जोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हो जाएगा K1 × K2। ठीक, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 × K2। जब दो रिएक्शंस को जोड़ोगे तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको रिएक्शन इस तरीके से दी जा सकती है, H2CO3 का डिसोसिएशन, H2CO3 डिसोसिएट हो रहा है H + HCO3 में, और दूसरी रिएक्शन आपको दे दी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए आप K1 है। ठीक, K1, और दूसरी रिएक्शन आपको इसी में दे दिए HCO3- जो कि आपका H + CO3+ बना रहा है, CO3 2-। ठीक, इसका K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपसे बताया गया कि दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाए तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। तो आप जब जोड़ोगे इनको तो क्या होगा, देखो जब हम जोड़ते हैं तो ये जो यहाँ पे HCO3- है, इधर HCO3- है, तो ये कट जाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट की ओर है, वो प्रोडक्ट की ओर है। अगर ये कहीं और होते जुड़ जाते, अपोजिट साइड में है तो कट जाते हैं। यहाँ बचेगा आपका H2
CO3 और इधर आपका H प्लस हो जाएगा 2H प्लस और प्लस ये हो जाएगा CO3 2 माइनस। देखो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ 2H है, यहाँ भी 2H है, यहाँ एक CO3 है, एक CO3, 2H प्लस, दो 2 माइनस है और यहाँ पे 2H प्लस है, तो कट जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, H2CO3 बन जाएगा ना, एकदम बैलेंस रिएक्शन, ये इससे कट जाएगा। अब इसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K1 इंटू K2, क्योंकि हम दोनों रिएक्शन को आपस में क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो ये थोड़ा सा हम एकदम आपको इधर कोपचे में बता देते हैं, जो कि आपको याद रखना है, ठीक। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, रूल नंबर फर्स्ट था कि अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कोई एक रिएक्शन A से B हो रही थी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, K1, तो n से मल्टीप्लाई करोगे अगर रिएक्शन को तो क्या होगा, जो न्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो आपका होगा K1 की पावर n। अगर हम 1/n से मल्टीप्लाई करें या फिर आप कह दीजिए कि n से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो न्यू होगा वो K1 की पावर 1/n होगा। या फिर तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल था अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दें, B से A कर दें, तब क्या होगा, B से A करोगे तो जो आपका K1 है वो न्यू जो आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो 1/K1 हो जाएगा, उल्टा करने पे डिवाइड में चला जाता है। और फोर्थ रूल आपका जो यहाँ पे अभी बताए हैं, अगर हम A, B और C, D दो रिएक्शंस को जोड़ दें, इनको जोड़ दें, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और इसका है K2, तो जोड़ने पे जो A प्लस C और B प्लस D बन रहा है, इसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K1 इंटू K2। तो ये चार रूल आप याद रखोगे तो आपके सभी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक, सवाल आएंगे जिनको आप आसानी से कर सकोगे। तो ये सभी चीज़ें नोट करिए। थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बता देते हैं। फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन होगा केमिस्ट्री का, उसमें आपको हम लगभग 50 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के करवा देंगे, थ्योरेटिकल और जो कंसेप्चुअल हर तरीके के करवा देंगे, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा देंगे। 50-60 क्वेश्चन में आपकी यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। पहले लेक्चर सभी देखोगे और प्रॉपर नोट भी करोगे, साथ में एक एक पॉइंट को आपको नोट भी करना पड़ेगा, तभी आगे वो जो क्वेश्चन समझाएंगे तब समझ में आएगा। और दूसरी बात, जो न्यू स्टूडेंट है वो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। PDF नोट्स टेलीग्राम पे मिलता है, ये बात आप जानते ही हो। तो बात ये है, इफ चेंज इन कंसंट्रेशन तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम कभी कभी KC भी बोलते हैं, ठीक, ये चेंज नहीं होगा। अगर तुम कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो नहीं चेंज होगा। तो आपको लग गई गुस्सा, आपने कहा भाई कंसंट्रेशन चेंज करने पे नहीं चेंज हुआ तो क्या हुआ, हम प्रेशर चेंज कर देंगे। तो आपने क्या चेंज कर दिया, प्रेशर, और हुआ क्या, आपने प्रेशर चेंज किया फिर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज हुआ। तो आपने कहा भाई कोई बात नहीं, हम कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये इफ चेंज सब में लगाओगे, इफ चेंज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी सेम। ये अभी भी नहीं चेंज होगा। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने इनर्ट गैस मिला दिया इसमें, इनर्ट गैस मिलाने पर, ठीक, फिर भी ये नहीं चेंज होगा। तो आपको और गुस्सा आ गई, आपने कहा भाई हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं।
और जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। या फिर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करो, कोफिशिएंट चेंज करोगे तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की भूल भुलैया में फंसा देते हैं आपको क्वेश्चन में, आप आराम से फंस भी जाते हो। तो ये याद रखना है, वो कंसंट्रेशन चेंज करे, प्रेशर चेंज करे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज करे, इनर्ट गैस मिला दे, या फिर और क्या आ सकता है, और आपको दे सकते हैं रिमूवल और एड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को रिमूव कर दे वहां से थोड़ा सा, या फिर ऐड कर दे, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भाई टेम्परेचर तो आप जानते हो कैसे बदला जाता है, अर्नीनियस इक्वेशन में भी हमने डिपेंडेंसी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर आप नहीं देखो तो लेक्चर देख लीजिए। इसके अलावा अगर जो कोफिशिएंट की बात करें, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो वो तो अभी आपको बताए थे एन से डिवाइड करोगे। अब भाई एन के जगह नंबर भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये रिएक्शन है ए से बी हो रही है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों और 3 आ जाएगा, पूरी रिएक्शन को करोगे ना, तो यहाँ 3 आ गया भाई। पहले इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जब कुछ नहीं था यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 माना जाता है। अब आप 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 कर दिए, यहाँ बदल जाएगा ना सिस्टम, समझ रहे हैं? ऐसे समझिए भाई, ये रिएक्शन ए से बी थी, इसका कोफिशिएंट 1 होगा इसके सामने ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए आप K1 है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K न्यू, ठीक, वो क्या होगा K1 की पावर 3, क्योंकि जब हम n से मल्टीप्लाई करते थे तो K1 की पावर n आता था, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो K1 की पावर 3 आएगी। तो कोफिशिएंट को अगर आप चेंज कर रहे हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलेगा किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इससे ज़्यादा बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाले। जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, जो रूल बताया, वो आपको फॉलो करना है। एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं कि जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन में आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे। अगर बोला जाए कि 3 से मल्टीप्लाई की गई तो सीधा मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पर आप सिर्फ रूल 1 2 3 4 ही लागू करोगे। उस पर ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में आपने मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई कर दे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मल्टीप्लाई होते हैं भाई, जब हो रहे थे, जब 2 रिएक्शन आपस में जोड़ते थे, ए और बी, सी और डी, तब K1 इंटू K2 हो रहे थे। समझ में आया अच्छे से? यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वहाँ पावर में जा रहा है 3, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट अलग ही है। ये रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, फिर भी रह गया है अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ भी मैं आपको जवाब देता हूँ प्रॉपर। इसके अलावा आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक, या फिर अगली क्लास में आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। वहाँ आप पूछोगे कमेंट बॉक्स में तो मिल जाएगा जवाब। तो मस्त पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।